हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग टॉपिक में असंक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम एक तो हमारा होता है जो मानव रोग होता है, मानव में होने वाले रोग। इनमें दो प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं संक्रामक यानी कम्युनिकेबल डिजीज और एक होते हैं असंक्रामक। इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिक अंतर देखते हैं। संक्रामक अंतर से हमारा मीन है संक्रमण से, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ये किसी संपर्क से हो सकते हैं या किसी माध्यम के किसी भी तरीके से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं। और असंक्रामक रोग कैसे होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। इसके बाद अगर हम संक्रामक रोग की बात करें तो ये किस किस से होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सब से होते हैं। और असंक्रामक रोग क्या होते हैं? असंक्रामक रोग जो होते हैं वो किसी स्पेस या किसी भी बाहर की चीज से नहीं होते हैं और ये किससे होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर परिवर्तन, हार्मोनल चेंज या तंत्रिकाओं से या कोशिकाओं में किसी भी परिवर्तन होने से ये असंक्रामक रोग होते हैं। तो इनमें ये साधारण सा अंतर है। इस रोग के अंतर्गत सारे रोग आ जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल रोग कौन कौन से संपर्क द्वारा फैल सकते हैं, तो ये इसमें आ जाएंगे जीवाणु द्वारा फैलने वाले। टाइफाइड आ जाएगा, टीबी आ जाएगा, टाइफाइड, टीबी और नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला या कोल्ड। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग भी हैं एक दो, जैसे कि ले लेते हैं हम मलेरिया। कवकों से होने वाले में आ जाएगा दांत, खाज, खुजली वगैरह। इसके बाद अब असंक्रामक रोग में देखिए, हम असंक्रामक रोग में आएंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। तो उनमें क्या क्या आएगा? उनमें एक हमारा नाम आता है कैंसर। इसके बाद आ जाएगा डायबिटीज, मधुमेह जिसे बोलते हैं हम, मधुमेह, डायबिटीज। और एक आ जाएगा श्वसन संबंधित रोग होता है जो हमारा हार्ट अटैक या दिल का दौरा, हार्ट अटैक। इसके बाद अगला आ जाएगा हमारे जैसे लकवा, पक्षाघात, इससे हम ले सकते हैं। ये सब रोग किसमें आते हैं? ये असंक्रामक में आते हैं। तो ये हमारे इसमें एक सिंपल सा अंतर हुआ जो कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। परंतु अब आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में, जो असंक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। और जो संक्रामक रोग की बात है वो हमने इससे पहले वाली क्लास में इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें वहां पर बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप इन रोगों के बारे में क्लास देख सकते हैं और अच्छे से उनके बारे में जान सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैंसर रोग के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक असंक्रामक रोग, ये यहाँ से देख लेते हैं इसको। आइए अब हम चर्चा करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, कैंसर किससे होता है और ये कैसे प्रोसेस इसकी चलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कैंसर की। ये रोग है हमारा कैंसर। जो ये रोग कैंसर रोग है, ये क्या होता है? बॉडी में जो कोशिकाएं होती है हमारी, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं, असंख्य कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाओं में क्या होता है? वृद्धि, उनमें असामान्य रूप से मतलब असीमित वृद्धि होती है। जैसे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, 2 से 3, ऐसे करके उनकी अनगिनत रूप से मतलब अनियमित रूप से उनकी क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। इनकी वृद्धि होने से क्या होता है? बॉडी में जैसे कहीं भी अगर कैंसर हुआ तो बॉडी में जिस जगह कैंसर हुआ तो वो क्या होगा? एक गिठान के रूप में बन जाता है। अब जैसे आप सोच सकते हो, कोई भी एक कोशिका है, अगर वो अनियमित रूप से वृद्धि करेगी तो वहां पर गिठान जैसी बनेगी या फिर कुछ उभरा हुआ सा महसूस होता है। तो इसमें इसका एक लक्षण हम ले सकते हैं कि इसमें क्या होती है? गिठाने बनती है इस कैंसर रोग में। और इसका क्या होता है? सेल्स में असीमित वृद्धि होने से, बॉडी की सेल्स में
अनियमित रूप से या अनियंत्रित रूप से, जिसका कोई नियंत्रण नहीं होता, वृद्धि लगातार वृद्धि होती जाती है, अनियंत्रित वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, और जो कैंसर होती है इसमें अगर हम लक्षण की बात करें तो एक व्यक्ति को अगर यदि कैंसर हुआ तो उसके क्या होगा, उसमें मुंह में थूक आने लग जाता है, या फिर अगर इसके अक्सर हम पहचानने की बात करें तो कैंसर को हम पहचानेंगे कैसे कि इस व्यक्ति को कैंसर है। वैसे तो शुरुआती लक्षण में इसे पता नहीं चलता है, परंतु फिर भी थोड़ी आगे स्टेज, फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है कि जैसे गिठान बन जाती है, और जो ये गिठान बनती है इसकी एक विशेष बात है कि इस गिठान में दर्द नहीं होता है। इस बनने वाली गिठान में कहीं भी बॉडी में गिठान बन गई तो उसमें दर्द नहीं होगा। ये कैंसर की सामान्य पहचान होती है, क्योंकि अगर नॉर्मली किसी और वजह से गांठ हुई होगी तो उसमें दर्द होगा, पर अगर वो कैंसर की वजह से हुआ तो गिठान में दर्द नहीं होगा। इसके बाद एक और लक्षण है, जैसे अगर हम थूक कर रहे हैं या मुंह से कुछ उल्टी हो रही है या कुछ भी वोमिटिंग से या थूक रहे हैं तो उसके साथ क्या होता है, ब्लड निकलता है, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हुआ। और अगर जैसे कि एक कैंसर का लक्षण एक ये भी है कि अगर जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी चोट नहीं लगी फिर भी जैसे नाक से खून आता है, मुंह से खून आता है, उसमें क्या होता है, ये भी एक कैंसर का लक्षण है। तो इसके हम लक्षण की बात करें तो क्या, थूक के साथ खून, और चोट नहीं लगने पर भी ब्लड का आना, किसी भी जगह से, कान में से आ जाए या फिर कहीं से भी, चोट नहीं लगने पर भी ब्लड का निकलना, और जब हम बात करते हैं महिलाओं में एक ये भी होता है कि महिलाओं में माहवारी के अलावा अगर किसी अन्य समय पर या अदर टाइम पर क्या होता है, ब्लड आता है तो वो भी कैंसर का लक्षण होता है। इसके बाद जो कैंसर है, ये कैंसर एक स्टेज में नहीं होता, इसकी 4-5 स्टेप होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप में थोड़ा हल्का कैंसर होता है, उसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट स्टेप में हमें कैंसर का पता चल जाता है तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है। अगर सेकंड और थर्ड स्टेप में हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है तो इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हमने फर्स्ट स्टेज में इसका पता चल गया, हमें थोड़ी गिठान महसूस हुई, हमने डॉक्टर को दिखा दिया तो क्या होगा, इसका इलाज हो जाएगा और हमें लगभग 2-4 महीने इसकी ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और बाकी टाइम ये नहीं होता। अगर हमें थोड़ा लेट पता चलता है, जैसे सेकेंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में पता चलेगा तो क्या होगा, उसका हमें जीवन भर या पूरे टाइम जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसके अगर हम नॉर्मल ट्रीटमेंट या फिर हाई ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें एक तो आती है एंटीबॉडी, एल्केलॉइड और रेडियोथेरेपी जैसी। और इसके बाद इसमें क्या होता है, रेडियोथेरेपी के अलावा इसमें एक ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा द्वारा भी कैंसर को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आज की हमारी जो प्रेजेंट टाइम की बात करें, इतना विकसित हो गया हमारा देश कि इसने कैंसर का इलाज भी ढूंढ लिया है। अब कैंसर का इलाज करना संभव हो गया है। तो इसका उपचार की बात करें तो उपचार में आता है एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी की गोलियां लेते हैं हम, एंटीबॉडीज। इसके बाद एल्केलॉइड, इसके बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इसके बाद ऑपरेशन या फिर शल्य चिकित्सा द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो शल्य चिकित्सा होती है, इसमें क्या होता है, शल्य की चिकित्सा द्वारा जो लेजर किरणें होती है उनको गिठान पर डाला जाता है और लेजर किरणों द्वारा उस गिठान को तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो कैंसर, और वो गिठानें क्या होती है, जैसे अगर कोई बड़ी गिठान होगी वो टुकड़ों में टूट जाएगी तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो ब्लड के माध्यम से हमारे मल मूत्र मार्ग द्वारा बाहर सिक्रेशन हो जाती है और कैंसर ठीक
हो जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा कैंसर को ठीक किया जाता है। इसके ये लक्षण की बात हो गई। अब अगला हम बात करते हैं किसकी, एक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, उसमें अगला रोग आता है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बात करें हम, दिल का दौरा जिसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक आता कैसे है? वैसे तो हार्ट अटैक वैसे तो नॉर्मल धमनियों में रुकाव किसका, ब्लड का जमाव होने से आता है। परंतु ये ब्लड का जमाव होता क्यों है, क्या होता है? आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें क्या होता है, हम हमारी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते। इसके कारण क्या होता है, हम ठीक से खा नहीं पाते और अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण हमें समस्या होती है। हमें तनाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, माइंड बहुत ज़्यादा हमारा बिजी हो जाता है। उसके कारण हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करती और हमारी दिनचर्या में हम किसी व्यायाम को भी शामिल नहीं करते हैं। तो क्या होता है, उससे क्या होगा, और हम क्या करते हैं, बाहर के फास्ट फूड अधिक मात्रा में खा लेते हैं। उससे क्या होता है, जो फास्ट फूड होते हैं उनमें फैट की मात्रा, स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अब क्या होगा, वो स्टार्च क्या होगा, हमारी जो नलियां होगी जहां से रक्त गुजरता है उनमें जम जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और धीरे धीरे जमता जमता एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो ब्लड बंद हो जाता है। और वहां पे क्या होगा, जब ब्लड हृदय तक नहीं पहुंचेगा, हमारा जो बॉडी का ब्लड है हृदय तक नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, हृदय की गति रुक जाएगी। उसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक। तभी तो हार्ट अटैक आता है। तो इसमें क्या होगा, धमनियों में रक्त का जमाव हो जाता है, धमनियों में रक्त का जमाव हो जाता है। इसके अलावा अगर धमनियों में रक्त का जमाव कम हुआ, ये तो हार्ट अटैक तो जब आएगा जब बिल्कुल ही रक्त नहीं जाएगा हृदय तक, तो क्या होगा, हमें हार्ट अटैक की संभावना होगी। अगर कम मात्रा में ब्लड जाता है तो उससे क्या होगा, हमें बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हाइपरटेंशन जैसे रोग भी हो सकते हैं। ये सब रोग किसके अंदर आते हैं, ये हार्ट अटैक के अंदर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पक्षाघात या लकवा की बात करें, ये भी क्या है, एक असंक्रामक रोग है। तीसरा है हमारा लकवा या पक्षाघात। अगर हम लकवे की बात करें तो लकवा कैसे आता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। हमारी जो धमनियां होती है, धमनियां या जो ब्लड की जो नलिकाएं होती है, उनमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो भी नहीं होता है। इसके कारण भी हमें लकवा आ जाता है। और ये भी किस कारण आता है लकवा, जो हम टेंशन करते हैं, हाइपर टेंशन, तनाव, इन सब के कारण भी ये लकवा आता है। और लकवे में क्या होता है, जैसे लकवा हमारी बॉडी का एक पार्ट काम करना बंद कर देता है, यहाँ वहाँ की तंत्रिकाएं जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। उसके कारण अगर तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाएगी तो हमारे हाथ पैर, मतलब जहाँ की तंत्रिका, जहाँ लकवा मारा है हमें, उसकी तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाएगी। तो क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगी तो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो वो भाग हमारा बिल्कुल ही शून्य पड़ जाता है। जैसे शून्य चीज होती है, आपने कभी महसूस किया हो, कभी भी शून्य को, हाथ पैर शून्य हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमें किसी चीज का उस हाथ को हाथ लगाने पर या हाथ उठाने पर कुछ भी हमें अनुभव नहीं होता है और वहाँ की हमारी तंत्रिकाएं या पेशियां काम नहीं करती है। तो ये हमारा लकवा की बात हुई। इसमें क्या होता है, तंत्रिकाएं निष्क्रिय, तंत्रिकाएं निष्क्रिय। इसकी तंत्रिकाएं निष्क्रिय। अगला रोग हम पढ़ने वाले हैं मधुमेह। तो 4th नंबर का है हमारा क्या, डायबिटीज या मधुमेह। मधुमेह या डायबिटीज, डायबिटीज रोग। ये किस कारण होता है, ये हमारी बॉडी में एक पदार्थ होता है या अनुवांशिक क्या, एक रासायनिक पदार्थ होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। कैसे, क्या होता है इसमें जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन के साथ हमने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, स्टार्च लिया, ये सब हम ग्रहण करते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर पचता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, शर्करा या ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब जब शर्करा में परिवर्तित हो गया तो शर्करा के लिए
क्या होगा, अब ऐसे तो है नहीं कि शर्करा अकेली हमारी पाचन करेगी, तो क्या होगा, जो अग्नाशय होता है हमारी आहार नाल में एक अंग होता है अग्नाशय, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का स्रवण करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन शर्करा का संतुलन करने का काम करता है, क्योंकि संतुलन हो जाएगा तभी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। क्योंकि क्या होता है, अगर इंसुलिन की कमी हो गई, जैसे अग्नाशय ने क्या हुआ, इंसुलिन का सिक्रेशन किसी वजह से, हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ी की वजह से, या फिर किसी वजह से इंसुलिन का स्राव कम कर दिया, तो क्या होगा, अब वो जो भोजन के साथ हम ग्रहण कर रहे हैं ग्लाइकोजन, वो शर्करा में परिवर्तित होगी, तो शर्करा बढ़ती जाएगी, परंतु उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इंसुलिन की कमी के कारण इंसुलिन जुड़ने के लिए या उसके साथ क्रिया करने के लिए इंसुलिन नहीं होगा, तो क्या होगा, वो शर्करा हमारी बॉडी में सिंगल या अकेली हो जाएगी, तो क्या होगा, अकेले रह जाएगी, तो और रक्त में क्या होगा, वो बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, शर्करा बढ़ने से हमें शुगर बढ़ेगा, हमारी शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमें कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ये तो हुई हमारी बात एक कंडीशन की। ये तो किस कंडीशन में, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि मधुमेह जो डायबिटीज रोग होता है वो दो प्रकार से होता है। कभी कभी अब आप सोच रहे होंगे कि जो जब हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तब भी तो कैसे होता, तब भी तो डायबिटीज होता होगा, वो शर्करा कहाँ से आती है। उसमें क्या होता है, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तब तो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से आ गया, और कभी कभी हम जैसे व्रत रह जाते हैं, जैसे अब आपने सुना हो कई बार रोजा रहते हैं, वो तो 1 महीने का रोजा होता है, हम नवरात्रि रहते हैं तब भी 9 दिन का होता है, अब भोजन एक टाइम करते हैं, या फिर उपवास रहते हैं, भोजन ही नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है, उस शर्करा हमें कहाँ से मिलती है, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में फैट होता है, फैट में हमारी पेशियां होती है, पेशियों में पहले से क्या होता है, ग्लाइकोजन स्रावित, मतलब उसका संग्रहण होता है ग्लाइकोजन का, क्योंकि जब हमने भोजन किया था पहले, तब क्या होता है, जो मात्रा हमारे काम आई पाचन क्रिया में, तब तो वो काम हो गई ग्लूकोज की, और जो ग्लूकोज काम नहीं आया उसमें क्या होगा, वो ग्लाइकोजन बनकर हमारी जो पेशियां होती है उनमें संग्रहित हो जाता है, और वो संग्रहित होने के बाद क्या करता है, संग्रहित हो जाता है, तो फिर वो कब काम आता है, वो इस टाइम काम आता है जब हम उपवास रहते हैं या व्रत रहते हैं, उस टाइम हमें काम आता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में वो पेशियों में जो संचित होने वाला ग्लाइकोजन है, वो ग्लाइकोजन टूटकर किस में परिवर्तित हो जाता है, वो अब उस शर्करा में परिवर्तित होगा। अब ये शर्करा क्या करेगी, किसके साथ, जो यकृत में इंसुलिन, पहले तो क्या हो रहा था, किसके साथ, अग्नाशय के से द्वारा होने वाले इंसुलिन से हो रहा था, अब हम भोजन नहीं करेंगे तो अग्नाशय भी इंसुलिन स्रावित नहीं करता है, तो क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो यकृत में इकट्ठा होता है, यकृत हमारा अंग है, उसमें इकट्ठा होता है लीवर में, तो लीवर में जो इंसुलिन होता है वो किसके, ग्लाइकोजन में बदलने वाले शर्करा से क्रिया करता है और हमारे शुगर लेवल को बनाए रखता है। परंतु क्या होगा, जब शुगर कैसे यकृत में नहीं होगा, यकृत में इंसुलिन की मात्रा कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा और हमें डायबिटीज रोग हो जाता है। तभी तो कहते हैं ना, जो मीठा नहीं खाते हैं उनके भी शुगर या डायबिटीज रोग कैसे हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, शुगर खाने से मतलब नहीं है, हमारी भोजन में भी शुगर की मात्रा होती है। ये किस कारण होता है, ये केवल और केवल इंसुलिन के कमी के कारण होता है। तो यहां पर हम इसका कारण लिखेंगे, इंसुलिन के कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। और ये इंसुलिन कहां से सिक्रेशन होता है, ये अग्नाशय से, अग्नाशय ग्रंथि से या पैंक्रियाज ग्लैंड से स्रावित होता है। और ये दो प्रकार का, एक तो भोजन करने की कंडीशन में, एक भोजन नहीं करने की कंडीशन में, दोनों दो प्रकार का ये पाया जाता है। एक प्रकार तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दो प्रकार का, एक तो हो गया हमारा जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में भोजन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें, टूटकर या पचकर शर्करा में परिवर्तित। एक तो ये कंडीशन हो गई हमारी भोजन की उपस्थिति में। और भोजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, जो ग्लाइकोजन होगा पेशियों में उपस्थित, पेशियों में उपस्थित ग्लाइकोजन,
किसमें? शर्करा में परिवर्तित, टूटकर शर्करा में परिवर्तित। और जो ये डायबिटीज रोग होता है, तो डायबिटीज रोग में इसमें लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या होते हैं? हमें थोड़ी बेचैनी सी महसूस होती है, हल्का सिर दर्द भी होता है। और जो डायबिटीज होता है, अगर किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में, मतलब हाई लेवल पर अगर डायबिटीज रोग है, तो उसमें किस किस चीज पर असर पड़ सकता है? डायबिटीज होने वाले का एक तो वजन, सबसे बड़ी बात, वजन उसका बढ़ जाता है, उसे बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब उसकी बॉडी में रक्त का बहाव वो क्या होगा? थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, इसके कारण उसको क्या होगा? बीपी की प्रॉब्लम होती है और उसके वजन में बढ़ोतरी होती है। और एक और इफेक्ट, अगर अधिक मात्रा में है तो क्या होगा? जो वो मूत्र त्यागता है तो वो मूत्र में क्या हो? शर्करा की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो क्या होता है? वो मूत्र जहाँ त्यागता है वहां पर चींटे, कीड़े मकोड़े जैसी आ जाते हैं, क्योंकि क्या होगा? उसके मूत्र में क्या होगा? शर्करा की मात्रा अधिक होगी, तो वो शर्करा के प्रभाव से क्या होगा? वहां पे कीड़े लग जाते हैं या फिर चींटे, जैसे चींटियां, कुछ भी मान लो आप, चींटे हो या चींटियां हो, वो आ जाती है। और इसके अलावा आंखों में भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखें कमजोर हो जाएगी। जिस व्यक्ति को डायबिटीज रोग होता है उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, या फिर हाई लेवल कंडीशन में उसकी आंखें खराब भी हो सकती है। तो इसके उपचार के लिए बात करें, इसके उपचार के लिए इंजेक्शन आता है, वो किसी व्यक्ति का या तो 7 दिन के अंदर लगता है या फिर किसी का डेली लगता है। डायबिटीज का इंजेक्शन लगाया जाता है हर रोज। इसके बाद बात करें हम, ये तो हमारे हो गए कौन से? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो इसके अलावा अगर हम और रोगों की बात करें, विटामिन से होने वाले, जितने भी विटामिन से होने वाले रोग है सब किसके अंदर आते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, क्योंकि विटामिन तो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और हमारी बॉडी से ही क्या होता है? उत्पन्न होते हैं। उनकी कमी से होने वाले रोग, जैसे विटामिन बी की बात करें उससे होता है बेरी, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, और बाकी सभी विटामिन से होने वाले रोग भी किसमें आएंगे? असंक्रामक रोग में आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे विटामिन से होने वाले रोग। 5वां अगला आ जाएगा विटामिन से होने वाले रोग, सभी रोग शामिल होंगे इसमें। विटामिन से होने वाले रोग, इसके अंतर्गत सभी रोग आते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बखूबी उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये क्लास या ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।